हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो पार्ट 2 के बारे में। क्या प्रोसीजर होता है कैश फ्लो बनाने का, हम लोग तीनों ही पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट। द ICAI हैज़ इशूड AS3 revised for preparing a cash flow statement. This AS is mandatory in respect of accounting period commencing on 1st April 2001 for a certain enterprise. तो ICAI आप जानते ही हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसने इशू किया है AS3 में कि किस तरीके कौन कौन से फर्म को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी है। ठीक है, और ये लागू कब से हुआ है? 1 अप्रैल 2001 से। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं। इंटरप्राइज हुज इक्विटी और डेप्थ सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी कंपनी जिसका इक्विटी शेयर या फिर डिबेंचर, डेप्थ का मतलब यहाँ पे डिबेंचर से हो रहा है कि इक्विटी या फिर डिबेंचर किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। ठीक है, तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एंड इंटरप्राइज दैट आर इन द प्रोसेस टू। अगर कोई ऐसा इंटरप्राइज है जो अभी लिस्टेड करवाने वाला है, उस प्रोसेस के बीच में है, तो उसको भी ये चीज़ करवानी पड़ेगी, मतलब कैश फ्लो बनवाना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट बढ़िया से लिख लीजिए कि दोनों ही इंटरप्राइज जो कि प्रोसेस में है और पहले से ही जो लिस्टेड है इक्विटी और डिबेंचर अपने लेके किसी भी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाना पड़ेगा। सेकंड है, ऑल अदर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस इंटरप्राइज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ रुपए या 50 करोड़ से ज़्यादा अगर कोई टर्नओवर कर रहा है, कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस कंडीशन पे उसको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनको बनाना पड़ेगा। और ये 1 अप्रैल 2001 से स्टार्ट है। नेक्स्ट आते हैं, द कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो एंड द नेट चेंजेस, इंक्रीज डिक्रीज इन द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द पीरियड। तो ये एकदम सिंपल सा बात है कि यहाँ पे कैश फ्लो जो होता है वो नेट इनफ्लो नेट आउटफ्लो को बताता है, और तीन अलग अलग पॉइंट ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ के फर्म के बारे में बताता है कि ऑपरेटिंग की क्या स्थिति है, इन्वेस्टिंग की क्या स्थिति है और फाइनेंसिंग की क्या स्थिति है। द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं? कैश, इट comprises cash in hand and demand deposit with the bank, that is deposit which are repayable by the bank on demand। तो उसको बढ़िया से याद कर दिया। कैश का मतलब यहाँ कैश तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो भी डिमांड डिपॉजिट आपके जमा है बैंक में, वो भी आपके इसमें आएंगे। अब आते हैं कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में क्या क्या आता है? देयर आर अ शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट that are readily convertible is known amount of the cash and the present insignificant risks of the change in their value। मतलब एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आपके पास पड़ा हो और उसको तुरंत आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, मतलब उसमें कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं है। रिस्क रहेगा तब तो वो कैश इक्विवेलेंट हो ही नहीं सकता। अगर मेरे पास एक ट्रेजरी बिल पड़ा हुआ है, कमर्शियल पेपर पड़ा हुआ है, उसका दाम 1 लाख रुपए है, और हम जब भी उसको मार्केट में लेके जाएंगे तुरंत 1 लाख मिल जाएगा, तब तो वो कैश और कैश इक्विवेलेंट के उसमें आएगा। नहीं तो अब मान लीजिए मेरे पास इक्विटी शेयर पड़ा हुआ है 1 लाख रुपए का, और मार्केट में गए उसका वैल्यू कम हो गया, तो इक्विटी शेयर के जो प्राइस हैं वो वैरी करते हैं, लेकिन ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर्स, ये सब गवर्नमेंट इशू करती है, तो इसमें कोई भी प्राइस वैरी नहीं करता। आप जब भी उसको कैश कराएंगे तो आपके सेम जितना आपने पैसा लगाया उतना तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है। देयर आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, दे आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ द कैश एंड प्रेजेंट इन द इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन देयर वैल्यू, एंड इन्वेस्टमेंट इज टर्म्ड इन इट
segment when it has very short maturity period say 3 months। तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट का मैच्योरिटी पीरियड ही बता रहा है कि 3 मंथ से कम हो, 3 मंथ हो या फिर 3 मंथ से कम हो, तो उसको हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स के कैटेगरी में रखते हैं। और एग्जांपल भी कुछ दिया हुआ है, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड। तो चेक ड्राफ्ट ऑन हैंड क्या हो गया कि कोई किसी कंज्यूमर ने आपको चेक दिया हुआ है, ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन पे उसके पेमेंट आप जब भी लगाओगे बैंक में 2 दिन 3 दिन में क्लियर हो जाएगा। तो वो सब हमारा कैश इक्विवेलेंट होता है, कैश के बराबर होता है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस। तो शेयर के इन्वेस्टमेंट को इसमें से हटा दिया गया है क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी होती है। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इसमें आपको लर्न करना पड़ेगा कि इनफ्लो और आउटफ्लो में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अगर MCQ की बात करें तो उसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछ सकता है कि ये किस में जाएगा, ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा। ठीक है। तो और साथ ही साथ इनफ्लो हुआ है कि आउटफ्लो हुआ है ये भी पूछ सकता है। तो इसीलिए आपको सारे पॉइंट्स इसमें डिटेल तरीके से याद करने पड़ेंगे। ठीक है। इट इंक्लूड्स द मेन रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे इंटरप्राइज पैसा जनरेट करता है। ठीक है। मतलब एक तरीके से प्रॉफिट जनरेट करता है, वो सारी चीज़ें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। as they include cash flow from those transaction and the events which enters in the ascertainment of the net profit or loss ऑफ एन एंटरप्राइज। जैसे एग्जांपल लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। मान लीजिए कोई एक फर्म है, ठीक है, वो उसका काम है कार सेल करना, कार बेचना। ठीक है। तो उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कार बेचना, कार सेल करना ही आएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो कोई मशीनरी अपने पास पड़ा हुआ है, पुराना मशीनरी सेल कर रहा है, तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आएगा। ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जिस चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो उससे जो प्रॉफिट होता है वो सब चीज़ें इसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को याद करने की सबसे अच्छा पॉइंट क्या है कि जिस चीज़ का हम बिज़नेस करते हैं वो चीज़ें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। तो ये रहा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के पॉइंट्स। कैश इनफ्लो क्या कब होता है, कैश आउटफ्लो कब होता है। तो कैश सेल, सामान बेचे, पैसा आया। कैश रिसीव फ्रॉम द रॉयल्टी फीस एंड कमीशन। कैश रिसीव फ्रॉम द डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर है। कैश आउटफ्लो में आते हैं, पैसा जा रहा है, कैश परचेज किया, कैश पेड टू द क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक वेजेस, सैलरी, ऑफिस सेलिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। डे टू डे एक्टिविटीज़ जो आप अपने बिजनेस को चलाने के लिए करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इट इंक्लूड्स द परचेज एंड द सेल ऑफ द लॉन्ग टर्म एसेट्स। The activities also include purchase and the sale of such investment which are not included in the cash equivalents. It also disclose the expenditure incurred for the resources intended to generate future income and cash flow. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि अब इन्वेस्टिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं जो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, जिनको हम खरीद के रखते हैं ताकि उससे हम लंबे समय तक पैसा कमा सकें। ठीक है। इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, हमने कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर हमने कोई एक मशीनरी खरीद ली जिससे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो सारा कुछ इसमें आएगा। इसमें क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड होती हैं, कैश और कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट आपका ऑपरेटिंग में आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें नहीं लेते हैं। इट ऑल्सो डिस्क्लोज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द रिसोर्सेज। इसमें मान लीजिए कोई भी हम उसमें मशीनरी लगाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर मशीनरी इंस्टॉल करते समय जितना ही पैसा खर्च होता है वो सारा पैसा मशीनरी के कॉस्टिंग में जाता है, तो वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्या क्या चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आती हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। हमने फिक्स एसेट्स बेचा, उससे पैसे आए। प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट।
कोई करंट इन्वेस्टमेंट था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसको बेचा, उससे पैसे आए, मतलब सब लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर, डिबेंचर में इन्वेस्ट किया था। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम डिबेंचर, यहाँ पे शेयर होना चाहिए, डिबेंचर डिविडेंड रिसीव, मिसप्रिंट हो गया, इसको सही कर लिएगा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर होगा केवल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो में क्या आएगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है, परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा कैश आउटफ्लो हो गया, मतलब जो भी हम बड़े बड़े खर्चे करते हैं एसेट्स पे, वो सब हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आता है। इन्वेस्टिंग मतलब पैसे को इन्वेस्ट करना, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको लर्न कर लीजिए आप लोग। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। दीज आर द एक्टिविटीज़ दैट रिजल्ट इज द चेंज इन कैपिटल एंड द बोरोविंग ऑफ द इंटरप्राइज। तो कंपनी के बोरोविंग और बोरोविंग को और कैपिटल को जिससे जिससे चेंज आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग का मतलब होता है फंड का अरेंजमेंट करना। कहीं से आप फंड को अरेंज कर रहे हैं तो वो आपका फाइनेंसिंग हो गया, ठीक है। तो देखते हैं फाइनेंसिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर, हमने शेयर बेच के पैसे इकट्ठा किए। दूसरा, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर बेच के पैसे इकट्ठा किए। लोन रेज्ड, कहीं से लोन लिया, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म। इंक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द बैंक, ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, कहीं से कैश क्रेडिट मिल गया या फिर हमने कहीं से बैंक ओवरड्राफ्ट करा लिया तो हमारे पास पैसे आ गए। तो ये सब पैसे व्यवस्था करने के तरीके हैं, तो हमारे ये सब हमारा आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इनफ्लो में। अब आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो जो पैसा व्यवस्था की है वापस भी तो करना पड़ेगा। अब जब वापस करेंगे तो वो सब चीज़ें आपकी आएंगी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश आउटफ्लो में। पेमेंट फ्रॉम द बायबैक ऑफ द इक्विटी शेयर, अपना इक्विटी शेयर फिर से बायबैक कर लिया, पेमेंट पैसा बाहर गया। पेमेंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ द प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस कर दिया, अपना शेयर वापस मिल गया। प्रेफरेंस पेमेंट फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का पैसा वापस कर दिया और डिबेंचर इशू किया गया था। पेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो लिया था बैंक से कहीं से भी, उसको वापस कर दिया। पेमेंट ऑफ द इंटरीम डिविडेंड एंड प्रीवियस ईयर प्रपोज डिविडेंड, कोई इंटरीम डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया था या फिर प्रपोज डिविडेंड था, उसका पेमेंट कर दिया। पेमेंट ऑफ द इंटरीम ऑन द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म लोन, कोई इंटरेस्ट था लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन में, उसको पेमेंट कर दिया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट पे जो इंटरेस्ट रहा था उसको पे कर दिया। पेमेंट ऑफ द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग शेयर इशू एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, उसमें आपका शेयर इशू एक्सपेंसेस हो गया या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हो गया, ये सारा कुछ आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में आता है। डिक्रीज इन द बैलेंस ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, तो डिक्रीज इन द बैलेंस का मतलब हमने पेमेंट कर दिया। तो देखिए ये सारी चीज़ें पेमेंट करने की, अगर जो जहाँ जहाँ से आपने फ़ंड की व्यवस्था की थी आपने उठा के फ़ंड का पेमेंट कर दिया, तो वो सारा चीज़ आपका कैश आउटफ्लो में आएगा। और कैश इनफ्लो में जहाँ जहाँ से आपने फ़ंड लेके आ रहे हैं वो हमारा कैश इनफ्लो में आएगा। तो देखिए कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो समझना बहुत आसान है, क्यों पैसा कब आ रहा है पैसा कब नहीं आ रहा है। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको 3 कैटेगरी को समझना होता है कि कौन सा फाइनेंसिंग का है, कौन सा ऑपरेटिंग का है और कौन सा इन्वेस्टिंग का है। तो आपको मैं एकदम सिंपल सा तरीका बता दूं, ऑपरेटिंग का मतलब जिसका बिजनेस कर रहे हैं वो ऑपरेटिंग में जाएगा। इन्वेस्टिंग का मतलब कि आपने कोई एसेट्स खरीदा, इन्वेस्टिंग का मतलब आपने कोई एसेट्स खरीदा तो इन्वेस्टिंग हो गया। और फाइनेंसिंग का मतलब आपने कहीं से पैसे अरेंज किए, कहीं से लोन लिया, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी फाइनेंसिंग में आएंगी। इस तरीके से अगर आप आइटम्स को पहचान लेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। तो इसमें से यही पॉइंट्स आपको केवल पहचानने होंगे, ठीक है। और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज भी भेज दे रहा हूँ, तो कुछ एक्सरसाइज कर लेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।